लॉकडाउन की वजह से ना इनका टीकाकरण हो पाया, ना जांच हो पाई है। मेरी तो ये 2 बच्चा होगा उनकी दार मिली, ये दूसरे भाई उनकी दार ना टीका लगे ना गोली मिली। बच्चों की जो डेथ वाला है 0 से 42 दिन है, उसका लॉकडाउन में हमें लगता हो सकता है परसेंटेज बढ़ भी सकता है। जब सरकार कुछ दे ही नहीं रही है, कुछ खाने के लिए पीने के लिए, तो बच्चा मरेंगे नहीं। यहाँ तो कुछ मिलती ना, न पंजीरी तो लते आती है ना कैसे। कभी नहीं मिली है? कभी नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। गांव कनेक्शन के गांव कैफ़े कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 8 साल में गांव कनेक्शन की कोशिश रही है कि गांव की आवाज़ को मुखर तरीके से शहर के हिंदुस्तान तक पहुंचाए, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाए, आम शहरी हिंदुस्तानियों तक पहुंचाए, ताकि गांव के लिए उनकी समझ बेहतर हो और एक सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ सकें। लेकिन पिछले 4-5 महीने हम सब पे बहुत मुश्किल गुजरे हैं। हम सब पे गुजरे हैं, लेकिन ऐसे लाखों लाखों लोग हैं, हमारे साथी नागरिक, जिन पर अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल ढंग से मुश्किल गुजरे ये 4-5 महीने। वो कहानियाँ कहीं नहीं गईं। जिस तरह से उन्हें बताना चाहिए था, हम नहीं बता पाए। हमने उनसे मुंह मोड़ लिया, हमने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि तकलीफ तो शायद इनकी नियति है, या ऐसा जीवन तो इनकी नियति है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि उन कहानियों को, उन लाखों तकलीफ की गाथाओं को, उन मुश्किलों को हम पेश करें आंकड़ों के ज़रिए और आंकड़ों के पीछे छुपे चेहरों के ज़रिए। गांव कनेक्शन ने एक मुहिम शुरू की है, एक नया वर्टिकल बनाया है, गांव कनेक्शन इनसाइट्स, जो पहली बार लगातार समय समय पर भारत में एक आईना, एक ऐसा मंच, एक ऐसा यंत्र देगा लोगों को कि गांव की सच्चाइयाँ सर्वेज के माध्यम से, राष्ट्रव्यापी सर्वेज के माध्यम से हम आप तक ला सकें। इसी श्रृंखला में पहला राष्ट्रव्यापी सर्वे हमने अभी अभी पूरा किया है, जो बहुत सामयिक है, बहुत ज़रूरी भी था हमें लगा, क्योंकि रूरल नैरेटिव, गांव की आवाज़ इस पूरी गाथा में गायब थी। इसलिए हमारा जो पहला सर्वे है, जो सीरीज़ है, उसका नाम है द रूरल रिपोर्ट, और उसका पहला सर्वे जो हमने किया है, उसका थीम है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन रूरल इंडिया। क्योंकि ये कहानी, गांव की कहानी, कोविड काल में ठीक से ईमानदारी से बताई नहीं गई है। हमने देश भर में सर्वे किया, 23 राज्यों में, 179 ज़िलों में, 25,300 रिस्पोंडेंट्स से बात करके, आमने सामने बात करके हमने इस सर्वे के आंकड़े निकाले। 300 के आसपास हमारे जो सर्वेयर साथी हैं, हमारी टीम जो है, वो लोगों के घर घर तक गए और एक मोबाइल ऐप पर उन्होंने डेटा को पंच किया, जवाबों को पंच किया, और इस पूरी जो कवायद थी, इसको सशक्त बनाने के लिए, उसको क्रेडिबल बनाने के लिए हमने एक बहुत जाने पहचाने पार्टनर का साथ चुना। इसमें CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, दिल्ली में जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है भारत में, उन्होंने इस सर्वे को डिज़ाइन किया और उन्होंने इसके डेटा को एनालाइज किया। इस तरह का कोई भी सर्वे अब तक इतने बड़े स्तर पर भारत में नहीं हुआ है, जो कोरोना के बाद का जो प्रभाव है या दुष्प्रभाव है वो बता सके। आज हम एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं इस एपिसोड में, लेकिन ये मुद्दा ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए और बहुत से लोगों के लिए शायद महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमारे लिए है और करोड़ों महिलाओं के लिए है। क्योंकि हाँ, इस एपिसोड का विषय है गर्भवती महिलाएं। क्या असर हुआ गर्भवती महिलाओं की ज़िंदगी पर इस कोरोना काल में? इस सेशन में मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे कई सारे गेस्ट्स हैं जो अभी शामिल होंगे और इसके बाद बीच बीच में आएंगे।
और उनकी हम बात सुनेंगे। कुछ ज़मीनी हैं, कुछ बड़ी तस्वीर हमको बताएंगे, क्योंकि दोनों का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर सुलक्षणा नंदी का, जो नेशनल जॉइंट कन्वीनर हैं जन स्वास्थ्य अभियान की, रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं। मेरी कॉलीग हैं नीतू सिंह, वो साथ में जुड़ी हुई हैं, जो गांव कनेक्शन की रिपोर्टर हैं, अवार्ड विनिंग रिपोर्टर हैं, ज़मीनी मुद्दों को गहराई से कवर करती हुई आई हैं। डॉक्टर दीपा सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। आगे और जुड़ेंगे या जुड़ गए होंगे मेरे साथी बताएंगे मुझे। नीलमणि सिंह सोशल एक्शन रिसर्च सेंटर बिहार, डॉक्टर हिमाश्री पटेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़े मुद्दों की जानकार भी हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं छाया पचौली जी, जो इस मुद्दे पे बात करेंगी, और भी गेस्ट आएंगे। जैसे वो आएंगे मैं आपको उनसे जोड़ता जाऊंगा। और हम शुरुआत करते हैं नीतू से। नीतू, क्या आप हमको बताएंगी कि गर्भवती महिलाओं से जुड़ी क्या फाइंडिंग्स हैं हमारे इस नेशन वाइड सर्वे में? जो हमारा ये सर्वे हुआ था, तो हमने जो गर्भवती महिलाओं के जो परिवार थे, गर्भवती महिलाओं से सीधे बात की है उन परिवारों में जाके। तो हमें 58% महिलाओं ने ये बताया है कि लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण और प्रसव पूर्व जांचें हुई हैं, जबकि 42% महिलाओं ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान प्रसव पूर्व जांचें और टीकाकरण नहीं हुआ है। ये सर्वे हमारा जून में शुरू हुआ था और जुलाई 16-17 जुलाई तक चला। तो क्योंकि तब तक ये सेवाएँ मोस्टली शुरू हो चुकी थी। उससे पहले जो हमने स्टोरी की थी या कई स्टेट में बात की थी, तो ऐसा नहीं था। अभी जो ये आंकड़े हैं, इसको लेके जो भी हमारे गेस्ट हैं, उनके अपने अलग-अलग ओपिनियन होंगे। तो हमारे जो ओवरऑल आंकड़े आए हैं, वो यही आए हैं कि 58% लोगों ने ये बताया है कि प्रसव पूर्व जाँच और टीकाकरण हुआ है। ये आंकड़े गर्भवती महिलाओं ने बताए हैं। हमने सीधे गर्भवती महिलाओं से डोर टू डोर जाके हमारे सर्वेयर्स ने बात की है। मैं आना चाहूँगा डॉक्टर सुलक्षणा नंदी के पास, और धीरे धीरे और आंकड़े हमको बताएंगे हमारे कॉलीग्स। डॉक्टर नंदी, आपका क्या सोचना है इन आंकड़ों के बारे में और इस मुद्दे के बारे में? एक्चुअली ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग जब से कोरोना पैंडेमिक का शुरुआत हुआ है और जब से लॉकडाउन हुए हैं और जब से पूरी जो स्वास्थ्य तंत्र कोविड के पीछे लगा हुआ है, तब से हमने कई राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी है, जहाँ पे सामुदायिक स्तर पे, गांव स्तर की जो सेवाएं हैं, उसमें बहुत सारा रोक आया है। एंड साथ में अस्पतालों में भी जो जितनी ओपीडी और आईपीडी, मतलब आउट पेशेंट्स जो हैं और इन पेशेंट्स की जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा घटी है। नियरली मतलब हाफ, अभी भी इतने महीने बाद भी जो मार्च से पहले की स्थिति है, उससे आधा से ज़्यादा जो है घटा है, जो अगर आप आंकड़े की बात करें। और ये जो है एक सरकारी, मतलब जो अलग-अलग स्टेट्स हैं, उनकी अपनी पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग पे डिपेंड हुआ है। कई राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ में मैं हूँ, तो यहाँ पे शुरू से एक जोर दिया गया था कि गांव स्तर की जो टीकाकरण सेवाएं हैं, वो नहीं रोकना चाहिए। तो मुझे लगता है बाकी राज्यों से यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छा स्थिति उसमें दिखता है टीकाकरण में। लेकिन प्रसव पूर्व जाँच, जिसमें महिला, जो गर्भवती महिला है, उसका जो पेट जाँच होता है या उसके साथ कोई और जो है खून की जाँच होती है, उसमें हमने देखा कि उसमें बहुत गिरावट आई है। एंड हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स में भी जो है डॉक्टर्स ये जो पेट का जाँच और जिसमें एक तरह से महिला के संपर्क में आने की ज़रूरत है, तो उस तरह की चीज़ें जो है बहुत घटी है। अब और डिलीवरीज़ भी साथ में, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ है, जिसके ऊपर सरकार का इतना सारा ज़ोर था, वो भी बहुत ज़्यादा जो है घटा है। और एक तरह से महिलाओं को भी हॉस्पिटल से डिस्करेज एक तरह से किया जा रहा है, या आशा वर्कर्स को भी डिस्करेज किया जा रहा है कि आप मत लाइए,
तो इस तरह की भी सूचना जो है जिला से जाता है। और अगर हम देखें कि एक्चुअली तो हम एक तो सामुदायिक स्तर की बात है, जो दूसरी बात है वो अस्पताल के स्तर की बात है। तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे कई अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, वो कोविड सेंटर्स घोषित किए गए हैं एक्सक्लूसिवली। तो उसमें जो सेवाएं मिलती थी, और खासतौर पे अगर आप देखें, अगर महिलाओं की बात करें या जो वनरेबल ग्रुप्स की बात करें, अगर आदिवासी समुदाय की बात करें, सारे आंकड़े ये बोलते हैं कि इनकी जो स्वास्थ्य तक पहुंच है वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी ज्यादा पहुंच रही है। और अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवा है ही इस तरह से बंद हो जाएंगी और ये सेवाएं नहीं देंगी, तो सबसे ज्यादा जो है उसका असर इन पे पड़ा है। एंड तो एक तो है कि जो हॉस्पिटल्स, कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, तो उसमें कई टर्शरी लेवल के भी हॉस्पिटल्स है, जो सरकारी, जो मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे बहुत सारे जो टर्शरी लेवल के जो उच्च स्तर के जो चिकित्सा होती थी, और जो जिसमें गरीब लोग जा सकते थे, जैसे अगर कैंसर की का ट्रीटमेंट है या हार्ट का ट्रीटमेंट है, ऐसे अलग अलग जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, तो गरीब व्यक्ति के लिए जो है वो टर्शरी लेवल जो बड़े अस्पताल थे सरकारी, वही उनके लिए अफोर्डेबल था। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल, कोविड सेंटर्स बन गए हैं, तो लोगों को जो है बहुत दिक्कत हुई है। और सरकार इसमें ये भी जो गलत कर रही है कि वो अपने एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स है, वो लैब टेक्नीशियंस हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, उन्हीं को कोविड केयर में लगा रहे हैं। और बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जहां जो है अलग से स्टाफ या ह्यूमन रिसोर्स अभी जो है लाया गया हो, और जबकि इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले से ही जो मानव संसाधन सरकारी संस्थाओं में कम है स्वास्थ्य सेवाओं में। और इसको बढ़ाने की बजाय इनकी एक तरह से रिलोकेशन और इनको कोविड केयर के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज है, बाकी सर्विसेज का पे जो है बहुत नुकसान हुआ है। और ये ना सिर्फ मैटरनल हेल्थ की बात जब हम करें, बट इवन जो क्रॉनिक डिजीजेस है, HIV हुआ, कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, इनकी भी जो दवाओं तक पहुंच या इनके नए केसेस की जो पहचान है, वो भी होना कम हो गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि मतलब, और सरकार समहाउ, राज्य सरकार इस पे जो है बिल्कुल गंभीर नहीं है, ना तो इस चीज की मॉनिटरिंग कर रही है, ज्यादातर जो अपने स्टेट्स है उसको नहीं कर रही है। और एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि नॉन कोविड डेथ की जो संख्या है, वो जी। हमारे हिसाब से, अगर हम आंकड़े देखें तो फिर इस सब की वजह से वो वो जो है, हम बाद में हम जब आंकड़े देखेंगे तो वो बढ़ी हुई हमें मिलेगी, इंक्लूडिंग जो नियोनेटल डेथ्स या स्टिल बर्थ, जो प्रसव, अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रसव हो रहा है और महिला अस्पताल नहीं जा पा रही है, और या अस्पताल में वो सुविधा उसको, मतलब उसको मना कर दिया जा रहा है कि ये कोविड केयर हॉस्पिटल बन गया है, आप यहाँ पे नहीं आए, तो उसमें जो है बहुत खतरा रहता है मातृत्व जी। मृत्यु का, और बच्चे जो नियोनेटल डेथ का। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर हिमाश्री पटेल के पास मुंबई में आप कुछ कहना चाहेंगे इन नंबर्स पे, इस इशू पर अपने अनुभव से? कि बेसिकली अभी कोरोना की वजह से बहुत लोग बाहर नहीं निकल रहे, प्रेगनेंसी चेकअप्स हो नहीं रहे। मैं प्राइवेट सेटअप में काम करती हूँ, फिर भी पेशेंट चेकअप को आने को डर रहे हैं। को बोला जाता है कि 15 मिनट्स का इंटरवल रहेगा हर पेशेंट के बीच में, तो भी पेशेंट्स आर स्कैर्ड। और गांव का तो इतना आइडिया है नहीं, पर जितना एटलीस्ट 3 ANC विजिट्स होने चाहिए फॉर एनी प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग दिस हर 9 मंथ्स कोर्स। और जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में एवरी गायनेक इज हेल्पिंग आउट टू डू एन OPD एवरी मंथ ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ, जो अभी हो नहीं रहा है। वापस देयर इज अ ब्रेक बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन। सो एवरी जो चेकअप हर मंथ होना चाहिए वो ठीक से हो नहीं रहे। और जो प्राइवेट सेटअप में पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी 1.5 महीने पे या 2 महीने पे फोन करके फिर आते हैं। अगर एक प्रेग्नेंट महिला जो वक्त पर चेकअप कराना चाहिए वो नहीं करा पाती हैं, इसके क्या असर हैं? किसी भी तरह एक्सेस नहीं कर पाती हैं,
वो अगर आप बताएं हमें सरल भाषा में। जो हर महीने के चेकअप में हम पेशेंट का बीपी लिया जाता है, जिसके जो विच इज स्क्रीनिंग फैक्टर फॉर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जो बीपी की बीमारी है, इक्लैम्सिया, वो स्क्रीन करने में हेल्प करती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अनीमिया जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, ये चेकअप पे पता चलता है। दूसरा है, हर चेकअप पे हमें पता चलता है बच्चा हर क्लिनिकल एग्जामिनेशन ग्रो कर रहा है कि नहीं। हर चेकअप पे सोनोग्राफी तो अवेलेबल होती नहीं है, बट वी कैन चेक मैन्युअली ऑल्सो क्लिनिकली। ये चीजें हैं। दूसरा है कि इफ देर इज एनी हिस्ट्री ऑफ फीवर और एनी अदर कंप्लेन्ट्स, सो वी कैन स्क्रीन दैट। एक दूसरा बीमारी होता है डायबिटीज प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली, जो हम 20 वीक्स पे ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करके करते हैं। तो वो अगर नहीं होता तो वी मिस आउट जेस्टेशनल डायबिटीज एज वेल। तो ये जो चीजें हैं, जो हम रिस्क असेसमेंट जो कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हर महीने के चेकअप पे, वो नहीं होगा। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मैटरनल डेथ्स, मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड के इफेक्ट होगा। अगर IUGR निकलता है, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिससे बच्चा कमजोर निकलता है डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, ये सब उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम चेकअप नहीं करते हैं टाइम पे। उनके जी। वैक्सीन होते हैं, हम टेटनस के 2 शॉट्स देते हैं पेशेंट्स को एज द प्रेगनेंसी इज डायग्नोस्ड, और एक दूसरा होता है 4 वीक्स अपार्ट। वो हम टेटनस टॉक्सॉइड बच्चे को ना हो, मदर को इनफैक्ट हेल्प करेगा ही, बट बच्चे को ना हो इसलिए दिया जाता है। अभी एडिशनली टीडैप करके एक वूपिंग कफ के लिए वैक्सीन आया है साथ में, जो फॉक्सी ने रेकमेंड किया है देने के लिए। वो प्राइवेट सेटअप में हम दे रहे हैं, तो वो भी मिस आउट हो सकता है। एंड देन चांसेस ऑफ दीज डिसीजेस कमिंग अप एंड शोइंग अप इन आवर चिल्ड्रन विल बी मोर। तो कई सारे रिस्क ख़तरे इन्वॉल्व हैं अगर गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमेन जा नहीं पाती हैं डॉक्टर्स के पास, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पटेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं निधि जम्वाल, हमारी हेड ऑफ इंग्लिश डेस्क हैं, उनके पास जाना चाहूँगा कि निधि, आप कुछ फाइंडिंग्स और हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी इस थीम पर? हाँ, जैसे अभी नीतू ने हमें जो है नेशनल लेवल की फाइंडिंग बताई थी कि अराउंड 58% जो हमें बताया था ऐसे परिवारों ने जहाँ पे गर्भवती महिलाएं थी कि वहाँ पे उनका 58% का चेकअप हुआ है और उनको जो टीकाकरण था वो हुआ है। हमारे पास में स्टेट लेवल भी डेटा आया है। अब वो स्टेट लेवल डेटा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है इन द सेंस कि कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान में 87% हमें रिस्पोंडेंट्स परिवार जो हैं जहां पे गर्भवती महिलाएं थी, 87% ने बोला है कि प्री डिलीवरी चेकअप और वैक्सीनेशन हुआ है। उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 84% ऐसे हाउस होल्ड्स ने हमें बोला कि उनके यहाँ चेकअप हुआ है। बिहार में 66%, और वहीं पे अगर आप देखें तो उड़ीसा में सिर्फ 33% ने हमें बोला है कि वहाँ चेकअप हुआ है गर्भवती महिलाओं का, और वेस्ट बंगाल सबसे नीचे आता है 29% में। तो स्टेट वाइज भी जो है बहुत ही डिफरेंट जो है फाइंडिंग आई है। तो शायद कोई एक्सपर्ट हमें बता सकता है कि ये क्यों इतना है कि राजस्थान में 87% जो है हुआ है, और वहीं पे अगर हम वेस्ट बंगाल देखें तो उसमें 29% है। ये इतना वेरिएशन क्यों है? मतलब जैसे हमारे यहाँ छाया जी भी शायद है राजस्थान से जुड़ी हुई, तो वो हमें शायद बता सके कि क्यों, हमें समझाएं कि ऐसा क्यों है इतना वेरिएशन। जी, मैं छाया जी के पास आना चाहूँगा। छाया पचौली निर्देशक हैं और राज्य संयोजक हैं जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की। छाया जी, स्वागत है आपका। आप बताना चाहेंगे इस सवाल पर और भी जो इससे जुड़े मुद्दे हैं? जी, नीलेश जी, देखिए ये बहुत गहन मुद्दा है और इस मुद्दे को हम लगातार राज्य स्तर पर भी और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाते रहे। और मेरे से पहले जैसे सुलक्षणा कह रही थी कि सभी राज्यों की इस टीकाकरण को और एएनसी जो प्रसव पूर्व जांच है इसको लेके अलग-अलग नीतियां रही हैं। तो कुछ ज्यादातर राज्यों ने, अगर आप देखेंगे तो मार्च के अंतिम हफ्ते तक टीकाकरण और एएनसी ग्राम स्तर पर पहुंचानी पूरी तरीके से बंद कर दी कई सारे राज्यों ने। और इसका जो कारण था वो उन्होंने यही कहा कि कोविड संक्रमण फैल रहा है और ऐसे में गाँव में लोगों को इकट्ठा करके टीकाकरण या प्रसव पूर्व जांच सेवाएं देना संक्रमण को और बढ़ा सकता है, ऐसा सरकारों का कहना था। पर हालांकि उस वक्त संक्रमण इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के शुरुआत में राजस्थान में मेरे ख्याल से कुछ 2000 के आसपास या लगभग ऐसे ही
केसेस रहे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे और बाकी राज्यों में भी बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। राजस्थान में तब तक सभी जिलों में कोरोना संक्रमण फैला भी नहीं था। और ऐसे में जब सरकार ने मार्च के महीने के अंत में ऐसा आदेश निकाल दिया कि अब गाँव स्तर पे होने वाला MCHN डे, जिसको हम कहते हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, जो कि गाँव में महीने में एक दिन फिक्स होता है जिस दिन बच्चों का टीकाकरण और महिलाओं की ANC उस दिन की जाती है, उस दिवस को हम मनाना बंद कर देंगे, ऐसा आदेश आया। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इस तरह के आदेश आए। अब इस MCHN डे को ऑर्गेनाइज करना बंद करना, इसका मतलब ये था कि अब समुचित टीकाकरण सेवाएं और पोषण सेवाएं, जो महिलाओं को पोषण सामग्री जो मिलती थी या बच्चों को पोषण सामग्री जो मिलती थी वो, और उसके अलावा ANC प्रसव पूर्व जांच जो महिलाओं की होती थी वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अब सरकार ने जब बंद करने की योजना तो उन्होंने घोषित कर दी, पर ये सेवाएं किस तरीके से, कोई ऑल्टरनेट तरीका होगा क्या जिससे महिलाओं को, बच्चों को ये सेवाएं दी जाएंगी, उसकी कोई योजना नहीं थी। बस बंद करने की घोषणा होगी, पर आगे इन सेवाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा उसकी कोई भी योजना नहीं थी। अब हम लगातार सरकार के ऊपर ये दबाव बना रहे थे कि अभी कुछ भी नहीं पता कि लॉकडाउन कितने समय तक चलेगा, ये सेवाएं कितने समय तक बंद रहेंगी, और लंबे समय तक इन सेवाओं पे बंद रहने से महिलाओं और बच्चों में मैटरनल चाइल्ड मॉर्बिडिटीज जो है वो बढ़ेंगी, हो सकता है मोर्टेलिटीज भी हमको और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे। और हम सरकार को बार बार ये कह रहे थे कि आप पूरी तरीके से बंद मत कीजिए। ऐसे जो इलाके हैं जो अभी ग्रीन जोन में ही है या जहाँ पर अभी संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, आप वहाँ पे इन सेवाओं को सुचारू रूप से देते रहिए। हाँ, आप सेफ्टी मेजर्स जरूर लीजिए, अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल करवाइए, सावधानियां आप बरतिए, पर इन सेवाओं को पूरी तरीके से बंद मत कीजिए। पर उन्होंने ये बात हमारी मानी नहीं। और इसी तरीके से आप दूसरे राज्यों के भी जो आंकड़े बता रहे हैं वहां पर भी उन्होंने सेवाओं को लगभग बंद कर दिया। पर राजस्थान और कुछ और राज्यों में एक अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने आउटरीच जो सर्विसेज थी, यानी कि जो ग्राम स्तर पे जो सेवाएं मिलनी थी उनको बंद किया, पर उन्होंने अस्पताल के स्तर पे इन सेवाओं को फिर भी जारी रखा। उन्होंने ये कहा कि हम गांव में नहीं देंगे, पर अगर कोई अस्पताल आता है, PHC आता है या CHC आते हैं जहां पर टीकाकरण या ANC से सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर हम किसी को मना भी नहीं करेंगे इन सेवाओं। पर फिर हमने ये भी कहा कि भाई लॉकडाउन का समय है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से बंद है। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वयं के साधन नहीं होंगे 10 किलोमीटर दूर या 15 या 20 किलोमीटर दूर अस्पताल स्वयं जाने के लिए। तो ऐसे में तो आपको गांव स्तर पे इन सेवाओं को देना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप इसको बंद कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं भाई जिनको जाना है वो अस्पताल जाइए और ले लीजिए, तो वो होना संभव नहीं है। फिर जैसा सुलक्षणा ने एक साथी ने कहा था, लोगों के मन में डर भी था कि हम घर से बाहर निकलेंगे या दूर जाएंगे, अस्पताल जाएंगे तो शायद हम संक्रमित हो जाए, तो इस डर से भी बहुत सारे लोग अस्पताल नहीं जा रहे थे। और तीसरी बात ये भी थी, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, उनको लगता था हम खर्च करके अस्पताल क्यों जाए, अगर गांव के स्तर पर हमको ये सेवाएं मिल जाएंगी हम ले लेंगे। और हमको ये एक लॉजिक हमको समझना होगा कि एक कारण है कि इन सेवाओं को, जैसे टीकाकरण, पोषण सामग्री, ANC, इनको गांव स्तर पे देने की पॉलिसी सरकार ने बनाई थी। और वो पॉलिसी इसलिए ऐसी बनी क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे समुदाय में ग्राम स्तर पे लोग इतने सजग नहीं है, वो नहीं समझते कि टीकाकरण का क्या महत्व है या ANC का क्या महत्व है। वो अगर इतने सजग होते तो शायद जैसे शहरों में लोग खुद अस्पताल चले जाते हैं, पेरेंट्स इतने जागरूक हैं, वो खुद अपने बच्चों का टीकाकरण करवा लेते या ANC वो खुद करवा लेते। पर अभी इतनी सजगता ग्राम स्तर पे नहीं है। 4.5 महीने की गर्भवती है। लॉकडाउन की वजह से न इनका टीकाकरण हो पाया, न जांच हो पाई है, न इनका कुछ खाने पीने की, न खून पता ही नहीं कम है कि ज़्यादा है, बच्चा इनका बढ़ रहा है कि वजन कम है। जो आपको जब क्या दिक्कत हुई, डॉक्टरों ने क्या कहा कि वो बच्चे आपके नहीं रुक पाए, मतलब वो रहे? जी बताइए उन्होंने कि तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिला, कमज़ोर हो गई। डॉक्टर दीपा सिन्हा के पास मैं जाना चाहूँगा। दिल्ली से डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ रही हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे दीपा जी? जी, काफ़ी सारी बातें तो आ चुकी हैं। मैं एक बात पे फिर भी फोकस करना चाहती हूँ कि जिस समूह की हम बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं, इनको जो सर्विसेज मिल रहे हैं इसमें टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा कोई इलेक्टिव चीज नहीं है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है तो चलिए आप 3 महीने बाद करा लीजिए, ये उस तरह का चीज नहीं है। जिस समय में जो मिलना है वो मिलना होता है, गर्भवती महिलाओं को भी और छोटे बच्चों को।
तो जी जो पहले के 3 महीने के बाद हम लोग कर रहे हैं, उस समय क्या-क्या नहीं हुआ और उसकी क्या असर रही, वो शायद हमें 1-2 साल बाद ही पता चलेगा जब मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का प्रॉपर डेटा निकलने लगेगा। जी दूसरी बात, ये सही है कि जून-जुलाई के आंकड़े जो हम देख रहे हैं, वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं उसके पहले के 3 महीने से। लेकिन वो भी अभी भी काफ़ी गैप है। मतलब अगर सिर्फ़ 40% महिलाओं को अभी भी अगर एंटीनेटल केयर नहीं मिल रहा है और टीकाकरण नहीं मिल रहा है, ये भी एक चिंताजनक बात है। और बिल्कुल इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा, इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी जाँच हुई कि नहीं, पर हॉस्पिटल पहुँचने में क्या-क्या परेशानियाँ हो रही है, पोषण की स्थिति क्या है, बाकी चीज़ें जो लोगों को मिलती थी, या हो सकता है कि थोड़ा बेहतर खाना लोग अगर खाते थे, उस पर क्या कमियाँ आई है, वो सब भी गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो और एक आखिरी बात कि कुछ राज्यों में जो ये फिर से नए लॉकडाउन हो रहे हैं, जैसे बिहार में वगैरह, उससे वापस और डेंजर भी है कि फिर इस टाइम पे जिनकी बारी है चेकअप की या टीकाकरण की, उनकी शायद मिस हो जाए। आशा वर्कर्स का जो रोल रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, उसको ठीक से न पहचाना गया है न सराहा गया है। और मुझे लगता है कि इसको कहा जाना और इसको दर्ज किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो लाखों की संख्या में आशा वर्कर्स ने जो योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेणु जी, आप लखनऊ से जुड़े, स्वागत है आपका जी। आप बताइए आप बताइए एक जी। आशा वर्कर की नज़र से ये पूरी जो आपदा है, कैसा रहा ये वक्त, और क्या आप लोग का रोल रहा? बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा यकीनन, और उसके बारे में बताइए। ये कहानी जी। कही नहीं गई है। जो 22 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें सर ये हुआ है कि जो टीकाकरण लोगों का नहीं हो पाया है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गर्भवती बच्चों के साथ है। 5 मई से फिर से टीकाकरण चालू हुआ। तो अब उसमें ये हो रहा है कि कहने को तो हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से टीकाकरण का रिस्पांस नहीं, लोगों को जाँच का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे सीएचसी पे महिलाएँ जाती हैं, तो वो ये बताते हैं कि आप जो है 9वें महीने की जाँच कराइए, बाकी और बीच में जैसे 7वें महीने की, चौथे महीने की आप जाँच के लिए मत लेके आइए। तो अगर जिन महिलाओं को 9वें महीने की जाँच होगी, पूरे प्रेगनेंसी में जाँच नहीं होगी, तो उस समय आप ये बताइए कि जब 9वें महीने में होगी, कोई रिस्क होगा, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इससे उनका जो है कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। वो खतरे में अगर होंगी तो उनका क्या बचाव हो सकता है? टीका एक दोबारा लगाओ, तीसरा 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 चल रहा तभी लगाओ, तब से आई है ना बहन जी। पनीर धीरे मिलते ना ना बच्चा होता तो टीका ईका लगाए आता हूँ तो दे 2-3 दिन पर जाँच ना भाई ये मैं एक और चीज़ के लिए मैं डॉक्टर नंदी से बात करना चाहूँगा कि हमारे सर्वे के हिसाब से डॉक्टर नंदी 55% जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको आईसीडीएस में एक्स्ट्रा राशंस मिले हैं, सिर्फ 55% को। अब इसका क्या असर है? क्योंकि मेल एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में, तो इसका आप हमें बताएं कि जो उनको समुचित राशन नहीं मिल पाया, तो इसका क्या असर रहा होगा? जी। हाँ, जैसे दीपा ने भी बोला कि जो चीज़ और छा ने भी बोला कि जो चीज़ मिलना है या जो स्कीम है, वो कुछ सोच के ही स्कीम बनाया गया है। और ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, पूरक पोषक आहार, पोषण आहार जो गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को भी दिया जाता है आंगनबाड़ी से, तो मतलब ये उसी इसलिए दिया जाता है ताकि गर्भावस्था के समय जो है उनको एडिशनल कुछ न्यूट्रिशन मिले। और द फैक्ट दैट ये चीज़ नहीं मिली है नियरली हाफ महिलाओं, आधे गर्भवती महिलाओं को, ये बहुत एक गंभीर स्थिति है। और इसकी जो परिणाम अगेन जो डिलीवरी के समय समझ में आएगा और कई साल बाद भी समझ में आएगा कि अगर
जो है बच्चा ठीक तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और जो गर्भवती महिला जो है अगर जो कुपोषित है, उनका कुपोषण नहीं दूर हो रहा है, तो एक बहुत मतलब गंभीर स्वास्थ्य का मुद्दा बन सकता है महिला के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इसमें भी मुझे लगता है कि राज्य शासन का जो पॉलिसी है और प्लान है और कैसे उन्होंने चीजें इम्प्लीमेंट किया है, उसमें भी बहुत सारा मतलब वैरायटी रही है। अलग-अलग राज्यों ने कुछ राज्यों ने तो घर पहुंच सेवा टाइप का एक बनाया है कि आप घर में जाके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है पूरक पोषण आहार दे के आती हैं। कई राज्यों में शायद वो बहुत अच्छे से चला है, कई राज्यों में नहीं भी चला है। और कई राज्यों में अगर ऐसे जैसे छत्तीसगढ़ में ये चला भी है, लेकिन जो उनको गरम पका भोजन मिलता था जिसमें सब्जियां, दाल, चावल ये सब मिलता था, उसके बजाय अभी उनको सिर्फ एक पाउडर मिल रहा है। तो ना सिर्फ जो है कम महिलाओं को अभी आंगनबाड़ी से सेवाएं मिल रही है, लेकिन जो उनको मिल रहा था और उनकी जो एंटाइटलमेंट है वो भी जो है घट गई है और पूरी तरह से वो सामग्री घर में भी नहीं दिया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद। एक और ज़मीनी नज़रिया लेने के लिए हम जाएँगे कंचन, जो कि एक आशा कार्यकर्त्री हैं, आशा वर्कर हैं और रामपुर गांव माल ब्लॉक लखनऊ से जुड़ रही हैं हमारे साथ। कंचन जी, बताइए कि एक तो आप लोगों का क्या अनुभव रहा एक आशा वर्कर के नाते इन महीनों में, और गर्भवती महिलाओं को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा? सर, जैसे जांच कराने में भी हम लोगों को दिक्कत रही लॉकडाउन के लिए, और डिलीवरी भी ले जाने, जैसे गांव में ये वायरस के रहते हुए गांव में कोई डिलीवरी ले जाने के लिए नहीं सक्षम रहा, क्योंकि इतना वायरस है। घर पे भी डिलीवरी हो गई। रेणु जी, आप बताएं कि आशा वर्कर्स को क्या इश्यूज आई हैं, क्या मुश्किल आई हैं इस पूरे समय में, जो कि शायद बहुत से लोगों को पता भी ना हो। सर, इस पीरियड में जो है आशाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि कोरोना के चक्कर में जो है उनको गाड़ियां नहीं मिल पाती थी CCSC पर डिलीवरी ले जाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से डरे हुए थे कि हमें भी कोरोना ना हो जाए। और जो टीकाकरण नहीं, उनका टाइमली टीकाकरण और उनकी जांचें नहीं हुई हैं, तो उनको डिलीवरी ले जाने पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी कि गवर्नमेंट में ना हो के डिलीवरी, अगर वो प्राइवेट भी जाते थे तब भी उनको ये डॉक्टर कहते थे आप कोरोना की 3,000 रुपया, 3,500 रुपया कोरोना की जांच का लेते थे, उसके बाद उनका प्रसव कराते थे। और इस पीरियड में बहुत सारी डिलीवरी ऐसी हुई है कि जो होम हुई है, क्योंकि जो है जो इसमें जो व्यवस्था की, जब उनके रूटीन में जांचें नहीं रही, रूटीन में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो हाई रिस्क में महिलाएं ज्यादा चली गई। जब HRP में चली गई तो इसलिए उनका जो ट्रीटमेंट है CHC लेवल का नहीं रह गया, जिला अस्पताल का हो गया। तो जिले अस्पताल में पहुंचाने में आशाएं को बहुत मुश्किल हुई। इस पीरियड में देखा जाए कि कोरोना के टाइम में प्राइवेट डिलीवरी और घर पर प्रसव ज्यादा हुए हैं लोगों के। हमारे साथ बिहार से नीलमणि जी, आपने एक्सटेंसिवली काम किया है मैटरनल हेल्थ पे। आप अगर बताना चाहें कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर क्या असर रहा है इन पिछले कुछ महीनों में इस पर। कुपोषण एक बड़ी समस्या है पूरे भारत पर, और लॉकडाउन के दौरान ये उभर के आया है कि महिला जो 1000 दिन की अभी बात हो रही थी, गर्भावस्था के दौरान बच्चों का जो दिमाग का विकास है करीब 70% हो जाता है, और महिलाओं की स्थिति समाज में अति दयनीय है। इसलिए अगर शहरी या ग्रामीण दोनों क्षेत्र में बात करें तो शहर में मलिन बस्तियों की बात करें और गांव में गरीब अति गरीब की बात करें तो गर्भवती महिलाओं की स्थिति भी खराब हुई है। न खाना मिला है और उनके पतियों का रोजगार काम छूट गया है। इस चक्कर में महिला की पारिवारिक हिंसा भी बढ़ गई है, और जो सरकार द्वारा स्वास्थ्य और ICDS द्वारा जो सेवाएं मिलनी थी उसमें भी बहुत कमजोरी आई है। जैसे VHSND के दौरान प्रसव पूर्व जांच होनी थी तो वो भी ढंग से नहीं हुआ, आयरन कैल्शियम की गोली मिलनी थी वो नहीं मिली, काउंसलिंग मिलनी थी वो नहीं मिली,
शुरू के कुछ दिनों में डिलीवरी में हॉस्पिटल में भी बहुत दिक्कत आया, वो अभी भी आ रहा है कि कोविड टेस्ट करा के आइए। ये तो जो एक सामाजिक सुरक्षा जो एनएचएम ने दावा किया था कि स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है, उससे कहीं ना कहीं हम बिछड़ गए। और दूसरी बात, जो हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं वो लोग भी उभर के नहीं आए। सरकार से अपनी बात, जो लोगों की बात, एक पुल का काम करना चाहिए आम आदमी और वंचित लोगों और सरकार के बीच में, तो हम लोग भी अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाए, या रखने के बावजूद भी सरकार ने सुना नहीं। जैसे बिहार में सरकार ने ये घोषणा की कि हर एक परिवार को 5 किलो अनाज मिलेगा, ये घोषणा अप्रैल के लास्ट हफ्ते में हुई, लेकिन लोगों को अनाज मिलते मिलते जून, तो बहुत ज्यादा टाइम जो सरकार घोषणा करती है और ग्राउंड जीरो पे वो होता है, तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। तो एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि रोजगार नष्ट हो गया। तो रोजगार नष्ट हुआ तो रोजगार, क्योंकि जो लोग 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो रोज कमाते हैं तो रोज खाते हैं, तो उनके परिवार के पास खाने की भी कमी हो गई। और खाने की कमी हो गई तो एक तो गर्भवती या महिलाओं को कम मिल रहा था, धात्री और गर्भवती को और कम मिला, और जो 2 साल तक के बच्चे हैं 6 महीने के बाद उनको ऊपरी आहार भी मिलना चाहिए, तो उसमें भी जो विविधता में कमी आई। तीसरी एक समस्या है जो जिसका लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, जैसे बिहार जैसे राज्य पे बिहार सरकार ने, जब मुजफ्फरपुर में पिछले साल इंसेफ्लाइटिस की बीमारी हुई तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका हुई, दायर हुई, तो उसमें जवाब में बताया कि बिहार में 29% ही एएनएम है। तो मैं तो ये कहूंगा जो कोविड रिस्पॉन्स है 29% एएनएम और 40% डॉक्टर के साथ बहुत अच्छा है। जब आप 100% में आपके पास 29 ही 100 में आदमी है, तो इसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया, सभी की भूमिका, और विधायक जो हमारे, जो जिनको हम चुनते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को हम बहुत कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो चुने हुए हैं, लेकिन जो विधायक जो हमारे द्वारा चुन के आते हैं उन्होंने भी इस डिमांड को कभी नहीं उठाया। अगर विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई आप देखेंगे तो कुपोषण या गर्भवती महिला की समस्या पे कितनी चर्चा होती है। और ये जो हमारा तंत्र कमजोर था, डिलीवरी सिस्टम कमजोर था, इसको कोविड ने और धराशायी कर दिया और ये दुनिया के सामने दिख रहा है। तो डॉक्टर नंदी, अगर आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स कहना चाहें, और उसके बाद मैं निधि से आग्रह करूंगा कि वो अगर इसको वाइंड अप करने के लिए कहें कि व्हाट इज द रोड अहेड, अब रास्ता आगे कैसा दिख रहा है। जी, सो ये बहुत क्लियर है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लीकेशंस होने वाली है, दोनों पोषण के बारे में अगर हम सोचें और स्वास्थ्य के बारे में, दोनों मुद्दे पे। तो इसलिए सरकार को बहुत गंभीरता से इस चीज की मॉनिटरिंग और इस जो सर्विसेज है जो सस्पेंड हुए थे उसको फिर रिज्यूम करने की जरूरत है। और ये सिर्फ आज की जो अभी जो नुकसान हो रहा है वो दशकों का, मतलब जो एक मेहनत रही है, सालों का मेहनत रहा है, हमारी आशा बहनों का मेहनत रहा है, वो सब पे अभी मतलब उसका नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी जैसे आशा दीदी बोल रही थी कि ना सिर्फ घर प्रसव हो रहे हैं लेकिन जो बाहर भी प्रसव हो रहे हैं, हमने यहाँ भी देखा है। और बहुत सारे जो आशा कार्यकर्ता हमको बताती हैं कि सरकार हमें बोलती है कि सरकारी में जाना है, लेकिन अभी सरकारी में नहीं है, तो बहुत सारे जो मरीज जो है प्राइवेट सेक्टर में जाने पे मजबूर हो जा रहे हैं। और उसमें अभी इंश्योरेंस का भी कोई काम नहीं हो पा रहा, मतलब इंश्योरेंस भी नहीं ले रहे हैं, सारा आउट ऑफ पॉकेट जेब खर्च। तो लोगों को अभी इतनी आर्थिक तंगी में लोगों को और आर्थिक जो है एक एक्सपेंस, मतलब आर्थिक कैटास्ट्रोफी एक हो रहा है। तो इसलिए आई थिंक राज्य सरकारों को बहुत इसको तुरंत गंभीरता से लेने की जरूरत है और सारी अपनी सर्विसेज को रिज्यूम करने की जरूरत है, ताकि इतने साल का मेहनत जो है ये 4-5 महीने में ऐसे ना खराब हो। हाँ, दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि इतने सालों की मेहनत जो इस अचानक आए विराम के कारण हज़ारों जो अधिकारियों, वर्कर्स जो ज़मीन पे काम करते हैं, उन लोगों की मेहनत और उस पर कितना गहरा असर पड़ेगा। सरल भाषा में समझें तो इन महीनों में जो लाखों महिलाएं होंगी जो गर्भवती होंगी,
एक तो उनके गर्भ के स्वास्थ्य पर, उनके स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। सोचिए कि अगर एक गर्भवती महिला अचानक, जो लगातार डॉक्टर के पास जा रही हैं, और जाना ज़रूरी भी है, हमें पहले भी बताया गया कि क्यों ज़रूरी है, एक डॉक्टर ने बताया हमको बम्बई से, और वो अचानक रुक जाए, वो सिलसिला रुक जाए, क्योंकि आपका हेल्थ सेंटर आपकी पहुंच के बाहर है, आपके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है वहां तक जाने के लिए, अगर आप पहुंच भी जाएं तो वहां पर आपके पास आपको उपलब्ध नहीं है वो डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर तो एक और बड़ी लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, और आपके पास गांव में वो साधन उपलब्ध नहीं है। एक सोचिए, और इसके बाद जब बच्चे का जन्म है, या जो बच्चे उस समय नवजात रहे होंगे मार्च की शुरुआत में या अप्रैल की शुरुआत में, आगे वाले वक्त में, या 1 साल के भी रहे होंगे, तो जैसा अभी हमने सुना कि ये जो पहले 2 साल का वक्त कितना महत्वपूर्ण, कितना क्रिटिकल होता है। बहुत से माँ बाप शायद इस बात को नहीं रियलाइज़ करते होंगे कि यही जो ये वक्त है। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, मेरी बेटी 5 साल की है अब, और बहुत से पेरेंट्स ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल वक्त है, जिसके दूरगामी असर होने वाला है अगर इस समय मेल न्यूट्रिशन या और तरीके की चीज़ें जो हैं उस पर, हमने वैक्सीनेशन की बात नहीं की, हम नहीं कर पाए इस डिस्कशन में, लेकिन तो ये एक ऐसा मुद्दा, एक इनविजिबल मुद्दा रहा इस पूरी लॉकडाउन की गाथा का, कि गर्भवती महिलाओं पर क्या असर हुआ, बच्चों पर क्या असर हुआ, और आशा वर्कर्स का जो रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा इसमें, इस सब को। और मुझे उम्मीद है कि कहीं हमने एक शुरुआत की की बातचीत की छोटी सी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो मेहमानों ने, जिनको हम शामिल हुए आज, सुलक्षणा नंदी जी, नीलमणि जी, कंचन जी, और भी पहले जो मेहमान हमारे साथ आए, छाया जी, दीपा जी, और मेरे गांव कनेक्शन के जो साथी हैं निधि और नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया।